जय हिंद मेरे प्यारे साथी। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद हो। तो जैसा कि हमने पार्ट 1 में सिंधु घाटी सभ्यता हिंदी मीडियम के लिए पढ़ा था, और ये पार्ट 2 है सिंधु घाटी सभ्यता की। पार्ट 1 में हमने देखा था कि वहां की सभ्यता स्टार्ट कैसे हुई थी, क्या क्या चीजें थी, वहां पे क्या क्या अवशेष मिले थे, वहां पे इमेजेस हमने देखे थे, वहां की गलियां कैसी थी, वहां का रहन सहन क्या था, वहां पे खाने की चीजें क्या थी। आज हम देखेंगे उनकी लिपि कैसी है, वो क्या बोलते थे, और सबसे बड़ी चीज इसमें देखेंगे कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो इतनी उन्नत सभ्यता होने के बाद भी खत्म कैसे हो गई। चलिए देखते हैं पार्ट 2 सिंधु घाटी सभ्यता। इसके आगे सामाजिक जीवन ये सब हम देख चुके थे। मिट्टी के बनावली में पाया गया था टेराकोटा का हल, मिट्टी का, ये सब हम चीजें देख चुके थे। हड़प्पा काली मिट्टी के बर्तन। चलिए आज इनकी लिपि देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है। हड़प्पा लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा रहा है। ये सिंधु घाटी की लिपि एकमात्र ऐसी लिपि है जो अभी तक पढ़ी नहीं गई, जिसे कोई भी जितने इतने सारे लैंग्वेज के कंपाइलर आए, लेकिन आज तक सिंधु घाटी सभ्यता को नहीं पढ़ पाया, क्योंकि ये जो मुख्यतः थी वो चित्रात्मक थी, वर्णमाला के अनुसार नहीं थी। जैसे हम छोटा बड़ा छोटी बड़ी या का खा गा गा ऐसे पढ़ते हैं, तो ये लिपि चित्रात्मक थी, वर्णमाला के अनुसार नहीं थी। इस वजह से इस लिपि को कोई आज तक पढ़ नहीं पाया। संकेतों की संख्या लगभग 400 थी। जो उसमें संकेत थे वो 400 थे, जिनमें से 40 से 60 मूल हैं और शेष उनके भिन्न रूप है, जिसमें से 40 से 60 ही जो मूल थे, बाकी सभी अलग थे। लिपि मूल्यतः दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हम लोग ऐसे लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन सिंधु घाटी में जो लिपि लिखी जाती थी इधर से दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कुछ भी बड़े कुहरों में वस्तु विधि अर्थात अगली पंक्ति में उल्टी दिशा में लिखने की पद्धति अपनाई गई थी। मतलब अगर मैं एक पंक्ति लिख रहा हूं ऐसे, जो नेक्स्ट पंक्ति लिखूंगा वो उल्टी लिखूंगा, तो इसे कौन सी वस्तु फेडन विधि कहते हैं। ये उनकी लिपि की लिखने की। अब देखते हैं इनका धर्म क्या था। तो हमने लिपि के बारे में पढ़ा, लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, उसको डिकोड नहीं किया गया है कि इस लिपि में लिखा क्या था। अब धर्म में पढ़ रहा हूं। पशुपति की मुहर मिली। धर्म में उनका क्या था? पशुपति की मुहर मुक्त पुरुष देवता। पशुपति की मुहर जो थी उसमें मुक्त पुरुष देवता थे। किसमें? इसे आद से मुहर भी कहा जाता है, जैसे आद से। इसमें 3 मुखों और 2 सींग वाली एक योग मुद्रा में बैठी आकृति है। मतलब कि 3 मुख है और 2 सींगों वाली एक योग मुद्रा में बैठी आकृति को दर्शाया गया है। वह 4 जानवरों से घिरा हुआ है। किस से? हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा। और एक जानवर अलग अलग दिशा में मुंह करके खड़ा। एक जानवर 4 जानवरों से घिरा हुआ है, हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा। और जो उसमें से एक जानवर है वो अलग अलग दिशा में मुंह करके खड़ा है। उसके पैरों के पास 2 हिरण भी दिखाई है। ये देखते हैं इमेज कहीं है तो इमेज तो नहीं है। चलिए अगली स्लाइड पे देखेंगे तो क्या इमेज है। वह 4 जानवरों से घिरा हुआ है, हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा, और अनेक जानवर अलग अलग दिशा में मुंह करके खड़ा है। उसके पैरों के पास 2 हिरण भी दिखाई देते हैं। इसी मूर्ति में कुछ पुरातत्व वेत्ता योगीश्वर अथवा पशुपत शिव की मूर्ति मानते हैं। इसी मूर्ति को जो देवता है वो पशुपत या पुरातत्व योगेश्वर अथवा पशुपत शिव की मूर्ति मानते हैं। माता देवी कैसी थी? देखिए, माता देवी टेराकोटा मूर्तियों में दर्शाया गया है। माता देवी टेराकोटा मूर्तियों में दर्शाया है। लिंग एवं योनि की पूजा के संकेत भी मिलते हैं। जो लिंग है और योनि की पूजा के संकेत मिलते हैं। प्रजनन अंगों की पूजा के माध्यम से हाथपावासी संभवतः ईश्वर की सृजनात्मक शक्ति के प्रति अपने भक्ति की भावना प्रकट कर प्रजनन अंग है, उनकी पूजा करते थे हाथपावासी। पीपल जैसे वृक्षों तथा गेंडे, कुबड़ वाले बैल, हाथी, बाघ, भैंस जैसे जानवरों की भी हड़प्पावासी पूजा करते थे। हड़प्पावासी पीपल के वृक्ष हो गए, गेंडे, कुबड़ वाले बैल, हाथी, बाघ, ऐसे जानवरों की भी हड़प्पावासी पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर में 2 जुड़वा पशुओं के सिरों पीपल की पत्तियां भी दर्शाई गई हैं। वे भूत प्रेत और बुरी शक्तियों में विश्वास करते। वो जो थे वो भूत प्रेत और बुरी शक्तियों में विश्वास करते थे। उनसे बचाव के लिए ताबीज का भी प्रयोग करते हैं।
कौन? हड़प्पावासी भूत प्रेत पर विश्वास करते थे, उनसे बचाने के लिए जो ताबीज है उसका भी वो प्रयोग करते थे। अंत्योष्टि क्रिया विधि, अंत्योष्टि क्रिया विधि देखिए होता क्या है, पूर्ण सावधान। इस पद्धति में शव को जमीन में दफनाया जाता था। जो जमीन में शव को दफनाते थे, नहीं जलाते थे। आंशिक समाधान, इस पद्धति के शव को कुछ समय तक पशु पक्षियों को खाने के लिए खुले में छोड़ दिया जाता था, तत्पश्चात बचे हुए अवशेष को दफना दिया जाता था। इससे वो मात्र शक्ति थी, मात्र शक्ति को मानते थे कि जो भी जानवर है, जो भी जीव जानवर है वो हमारे लिए ही है और हम उनके लिए है। तो वो लोग क्या किया करते थे, जो सब खत्म हो जाता था उनको पशु पक्षियों के लिए छोड़ देते थे और खाने के लिए, और जो बचता था वो जमीन में छोड़कर दफना दे। दाहे क्रिया, इस पद्धति में शव को जला दिया जाता था। कभी कभी भस्मावशेष को मिट्टी के परतों में रखकर दफना भी देते थे, जलाते भी थे और दफना भी देते थे। अगला है सावधान स्थान, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपल, लोथल और गोधड़ी, इस जगह सबको दफनाया था। ये सावधान था। पूर्ण सावधान में पूरी तरीके से जमीन में दफनाते थे। आंशिक सावधान में, आंशिक मतलब आधा, आधा हिस्सा पशु पंछी में देते थे, आधा हिस्सा जमीन होता है एरिया में वो जला देते थे। और समाधान स्थल कौन कौन से थे? हड़प्पा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपड़, लोथल और भेंगड़ी। यहाँ पे साक्ष्य मिले सवन हड़प्पा संस्कृति के पतन। अब देखते हैं जो इतनी उन्नत सभ्यता थी उसका आखिर पतन कैसे हो गया, उसका डिक्लाइन कैसे हुआ। देखिए डिक्लाइन में क्या क्या कह रहा है। हड़प्पा संस्कृति के पतन के कारण के बारे में कोई सर्वसम्मत राय नहीं है तथा इस संबंध में विभिन्न अलग अलग टाइप से उन्होंने मत दिया कि क्या कारण रहा है खत्म होगा। कुछ विद्वानों के अनुसार आर्यन का आक्रमण हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण था। कुछ लोगों ने बोला जो आर्य है, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आर्यों ने भारत पर आना शुरू कर दिया था। तो आर्य जो आए थे वो साउथ इंडिया मतलब कि साउथ ईस्ट एशिया की तरफ से आए। तो कुछ विद्वानों ने माना कि आर्य आना शुरू हो गया, तो जो हड़प्पा के लोग थे वहां तो पतन शुरू हो गया। ये दृष्टिकोण के विभिन्न भागों में कंकाल खोज, ऋग्वेद के अक्षरों और विभिन्न फलिकों को हड़प्पा चरण स्थलों में कब्रिस्तानों की उपस्थिति पर आधारित है। बार बार आने वाली और व्यापक बाढ़ को भी पतन के कारण बताया गया। बार बार बाढ़ आती है उसके कारण भी पतन हो सकता है। जैसे कि मूवी जो गादू की कई वर्गों की उपस्थिति से स्पष्ट होता है कि बार बार जो बाढ़ आई उसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो सकता है, न कि हुआ। पतन के महत्वपूर्ण कारण प्राकृतिक आपदाओं को बताया गया है, जिसके अंतर्गत आग का लगना, बाढ़ का आना, नदियों की जलधारा में परिवर्तन, आर्द्रता का ह्रास और वैतरिक शुष्कता, व्यापक जल प्लाव, विवर्तनिक तंत्र आदि शामिल किए जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपनी कृषि के लिए उपयुक्त सिंचाई सुविधा और जल प्रबंधन प्रणालियां विकसित नहीं करती और परिणाम स्वरूप उन्हें गंगा घाटी में पूर्व में स्थानांतरित होना पड़ा। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंचाई के लिए पर्याप्त जल प्रबंधन नहीं कर सके और उत्तर की ओर यूपी की तरफ गंगा की ओर बढ़ जाए, ये भी एक प्रमुख कारण माना गया। नहीं, आगे देखते हैं। आगे देखिए प्रमुख स्थल कौन कौन से। देखिए हड़प्पा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और यहाँ जरूर आपको ध्यान देना है कि प्रमुख स्थल कब थे और उनकी खोज कब हो। हड़प्पा मोंटामोगरी, जिला पंजाब प्रांत, पाकिस्तान। हड़प्पा पाकिस्तान में दयाराम साइनी ने 1921 में रावी नदी के किनारे खोला। हड़प्पा, ध्यान रखना, हड़प्पा दयाराम साइनी ने 1921 में रावी नदी में खोजा, रावी नदी के किनारे खोजा। हड़प्पा की विशाल नीरों की जानकारी सबसे पहले 1870 में चार्ल्स मैसन ने दी थी और प्रारंभिक खुदाई दयाराम साइनी ने। ये एकमात्र ऐसा स्थल है जो ताबूत में दफन होने के साक्ष्य प्रदान करता है। ये साक्ष्य प्रदान करता है कि यहाँ पे ताबूत में दफन थे वो। ऋग्वेद ने वर्णित हुरियू क्रिया को अक्सर हड़प्पा से जोड़ा जाता है। अन्य खोजें क्या कहती है हड़प्पा में? देखिए स्त्री की डर से निकला हुआ पौधा शामिल की जाने, सीपी का पैमाना, गेहूं एवं जौ के दाने आदि हड़प्पा में ही मिलेगी। 6 अन्य भंडारों की पंक्तियां भी हड़प्पा में मिली। लिंग, योनि, महिला यौन के पत्थर की पट्टी मिले। काम घरों पर क्वार्टर छत्र के साथ तांबे का एक घड़ा दिखेगा। मोहनजोदड़ो खोज कहाँ हुई? सिंध में लरकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो की भी खोज, हड़प्पा भी पाकिस्तान में पड़ता है। ये 1921 में हुई है, 1922 में हुई है। इसकी खोज दयाराम साइनी ने, उसकी खोज आर.डी. बनर्जी, सिंधु नदी के किनारे। इसका शाब्दिक अर्थ है मृत्यु पर हीरा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृत्यु पर हीरा। यार उन खोजों में एक गढ़
एक स्नानागार, महान स्नानागार और एक बड़ा अन्न भंडार, एक महान अन्न भंडार शामिल है। महान स्नानागार सुंदर ईंटों की शाम का एक उदाहरण है। हड़प्पा 1921, दयाराम सायनी, रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, आरडी बनर्जी और सिंधु नदी के किनारे। ये खोज। आगे देखते। आगे आमरी, आमरी भी सिंधु नदी के किनारे। एनजी मजूमदार ने खोजा 1921 में सिंधु नदी के किनारे। यह सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित है और इसकी खुदाई एनजी मजूमदार के मार्गदर्शन में तथा बाद में जेएम कौशल के निर्देशन में फ्रांसीसी दल द्वारा की गई। इसकी आमरी, इस स्थल पर एक सुंदर चित्रित कुबड़ वाला भारतीय बैल भी पाया है। जो सुंदर स्थित एक कुबड़ वाला बैल था वो भी पाया गया था। अन्य ठोस तांबे और कांसे के टुकड़े, सादे और बहुरंगी दोनों शैली के मिट्टी के बर्तन मिले यहाँ पर। शर्ट, ब्लेड और दोग के संकेत भी मिले। अगला है रोपड़, पंजाब। रोपड़ जो है वो पंजाब में खोजा गया। वाईडी शर्मा ने खोजा स्वतंत्र। कौन सा? ये स्वतंत्र भारत का खनिज पहला हड़प्पा स्थल था। यहाँ हड़प्पा के साथ साथ उत्तर हड़प्पा चरण भी देखी है। अन्य निष्कर्ष में मानव दफन के नीचे दफन कुत्ते के साक्ष्य भी मिले। यहाँ पे मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफन होने के साक्ष्य मिले। कांचनी मिट्टी की मूर्ति और चूड़ियां मिली। त्रिकोणीय टेराकोटा केक मिला। काले और लाल बर्तन और गेरू रंग के बर्तन मिले। तांबे की वस्तु जैसे तांबा और कुल्हाड़ी भी यहाँ पर मिली। सुख कांगवी जोन, बलूचिस्तान। और स्टील ने खोजा दास की नदी में गया। यह मकान तट पर स्थित है। दुर्ग और नगर योजना के प्रमाण में भी यहाँ संभवतः एक व्यवहारिक चौकी एवं बंदरगाही में गढ़ ईंटों के बजाय मलबे के पत्थर से मजबूत किया गया था। घोड़े के साथ मैंने गढ़ और मिथिला से दोनों भी किले बन। अगला है आलमगीरपुर। ये ध्यान रखना बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। यज्ञ दत्त शर्मा, हिंडन नदी यमुना नदी की साइड नदी वहां पर मिली है। हड़प्पा काल का सबसे सूर्य स्थल है। इस स्थल पर एक कुबड़ वाला बैल और उल्टा उगलनामे का ब्लेड मिला। अन्य खोजे तांबे के औजार और गेहूं का लाल बर्तन मिला। लोथल, गुजरात। ये पहला बंदरगाह है। ये पहला पोर्ट था। यहाँ पर यातायात होते थे शिप के द्वारा। ऐसा रहा 1955 भोगुआ। कोई गरीब अवसर नहीं है और पूरे नगर को एक ही दर्जा कर्जी और बुरी किया गया था। 3 युगल समाधान जो केवल इसी सिंधु स्थल पर पाए गए। यहाँ भोगुआ नदी के माध्यम से कैबे करता गोदी बड़ा पाए गए। अन्य खोज कौन कौन सी थी? पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख केंद्र होता था। नाव की चित्रियां मॉडल भी प्रबल भारत की मोहर मिली। चावल की भूसी के साक्ष्य मिले। मन का उपयोग मिला। छोटा जैसा एक मापक यंत्र मिले, जिसका मापक यंत्र भी मिला। रंगपुर, अहमदाबाद, गुजरात। एमएस वत्स ने खोजा इसे 1935 में। भादर और ऐसा भादर नदी के किनारे। पतोमुखी हड़प्पा सभ्यता का एक प्रसिद्ध केंद्र है। चावल यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण खोज थी। यहाँ एक किले से घिरा हुआ है। मिट्टी के बर्तन, लाल बर्तन, चमकदार लाल बर्तन। पौधे की अवशेष, चावल, राई और संभवतः बाजरा भी यहाँ से मिला हुआ। आगे देखते हैं बच्चों। आगे राखीगढ़ी हिसार। राखीगढ़ी हिसार हरियाणा का हिस्सा है। सूरज भान ने इसकी खोज की थी 1969 में सरस्वती नदी के किनारे। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यह हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक और परिवर्तित चरण का स्थल है। इस स्थल पर पाए गए मिट्टी के बर्तन काली बंगौर बनावली के समान ही। इस स्थल पर जो पाए गए थे मिट्टी के बर्तन और काली बंगौर बनावली के समान। धार्मिक समारोह में अग्नि के उपयोग के साक्ष्य मिलते हैं। टेराकोटा की मूर्तियां मिलती हैं। वहां कांस्य कलाकृति बर्तन, कंधे, तांबे की मछली पकड़ने के कांटे, मूर्ति और टेराकोटा की मोहरें, परिपक्व हड़प्पा चरण से संबंधित अन्य भंडार और कब्रिस्तान भी यहाँ पर बनते हैं। धौलावीरा, गुजरात। धौलावीरा गुजरात में जगनपति जोशी ने खोजा था। कच्छ के रण है। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी केंद्र प्राचीन शहर धौलावीरा गुजरात
राज्य में खादर के शुष्क द्वीप पर स्थित है। यह पुरातात्विक विशाल दक्षिण पूर्व एशिया के उस काल की सबसे अच्छी तरह से संरक्षित शहरी बस्तियों में से एक है, जिसमें एक किला वाल शहर, एक कब्रिस्तान शामिल। पत्थर के बाजू कला का पहला शासक सबसे बड़ा हड़प्पा किला है, अग्नि वेदिकाओं का उपयोग आदि पाए गए। कई संस्कृति मंच भी यहाँ मिले हैं, स्टेडियम में खेल का मैदान भी यहाँ पर मिला है। शहर के 3 हिस्से हुए हैं, जैसे गरीब क्षेत्र, मध्य नगर और निचला नगर। अद्वितीय जल प्रबंधन मिला है और विशाल जलाशय जल दोहन प्रणाली भी यहाँ पर मिली है। 2021 में यूनेस्को ने गुजरात में धोलावीरा को भारत के 40वीं विश्व धरोहर स्थलों सूची में भारत के पहले हड़प्पा स्थल के रूप में मान्यता दी। 2021 रांची गरीब में भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल माना जाता है। सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन था? रांची गरीब। तो बच्चों हमने ये हमने पढ़ा और इसके कुछ क्वेश्चन आंसरिंग भी करते हैं, देखते हैं कि आंसर वो चीज बनती है कि नहीं बनती है। चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर देते। पहले क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली पर दिए गए प्रश्न पर आपको विचार करना। अधिकांश हड़प्पाई शहरों में घरों के बाहर खुली जल निकासी व्यवस्था थी। या अधिकांश जो हड़प्पा वासी शहर थे उनके घरों के बाहर खुली जल निकासी व्यवस्था थी। कथन 2, हड़प्पा सभ्यता में घरों के बाहर जिससे नालियों से पानी और कचरा निकलकर मुख्य भूमिगत नाले में चला जाता था। या जो भूमिगत नाला उसमें चला जाता था तो कथन 1 तो था, लेकिन कथन 2 नहीं था। वो नाले में नहीं जाता था, बाहर निकल जाता था। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के शहरों पर दिए गए कथनों के आधार पर सही किया। कथन 1, अधिकांशतः हड़प्पाई शहर 2 भागों में विभाजित थे, उच्च शहर और निम्न शहर। कथन 2 कहता है, पुरातात्विक ने शहर के निचले हिस्से की गढ़ी क्षेत्र के रूप में वर्णित किया ना। ये सही है, 2 शहरों में विभाजित ऐसा कुछ नहीं उसमें बताएगी। अगला, हड़प्पा नगर की नीतिगत में से किस समूह में अग्नि वेदिकाएं पाई गई? किस समूह में अग्नि वेदिकाएं पाई गई थी? ये बच्चों आपका होमवर्क रहेगा, कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या है। और आज हमने जो भी पढ़ा आपने देखा ही, हमने लिपियां पढ़ी, उनकी लिपियां क्या है, चित्रात्मक लिपि थी। चित्रात्मक लिपि थी, सुप्तांगिलोर, आलमगीरपुर, लोहगढ़, रंगपुर, ये कहाँ पे पाए गए, ये सब चीजें पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको अगली क्लास किस टॉपिक पे चाहिए। नहीं तो हम एसएसटी की रोज क्लासेस का डाल ही रहे थे। तो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।